नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज है हफ्ते का पहला दिन और करते हैं इसकी शुरुआत। तो 4 बजने वाले हैं। आवाज समाचार में ढेर सारी ताज़ा अपडेटेड खबरें लेकर आपके लिए हाजिर हैं। आफ्टर मार्केट्स इन कमोडिटी पूरी दुनिया का हाल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कल तक हर हाल में जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश। एसबीआई ने मांगा था 30 जून तक का वक्त। खरगे बोले मोदी सरकार के घपलों की कलई खुलने की पहली सीढ़ी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में बिकवाली। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर रहा दबाव। सेंसेक्स 617 तो निफ्टी 161 अंक गिरकर बंद। Are there some entities which are perhaps misusing that facilitative framework? We have received feedback that that is the case. एसएमई आईपीओ पर सेबी चेयरपर्सन के बयान के बाद बीएसई एसएमई इंडेक्स में 2% से ज्यादा की रही गिरावट। माधवीपुरी बुच बोली सेबी के रडार पर कई एसएमई आईपीओ, कीमतों में हेराफेरी पर है नजर। समंदर के अंदर देश की पहली सी टनल का उद्घाटन। मुंबई में वर्ली से नरीमन पॉइंट जाना होगा आसान। रोड का सफर होगा पूरी तरह से फ्री। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन पर पीएम ने किया उद्घाटन। 1 लाख करोड़ की 114 हाईवे प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत। ड्रोन दीदियों को सौंपे 1000 ड्रोन। बंगाल में भी इंडिया गठबंधन को धक्का। ममता ने लोकसभा की सभी 42 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे क्रिकेटर यूसुफ पठान। और ऑस्कर में ओपेनहाइमर की धूम। बेस्ट फिल्म समेत जीते 7 ऑस्कर्स। किलियन बेस्ट एक्टर, नोलन बेस्ट डायरेक्टर। पुअर थिंग्स के लिए एमा बनी बेस्ट एक्ट्रेस। बार्बी को भी मिला 1 ऑस्कर। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को कल तक जानकारी देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर क्या हुआ आज बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा जी। असीम, क्या डिटेल है इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया था और इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सारा डाटा एसबीआई को 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन 4 मार्च को एसबीआई ने एक एप्लीकेशन फाइल करके इसके लिए 3 महीने का वक्त और मांगा था। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने एसबीआई का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि दोनों डाटा जो है अलग अलग साइलोज में है, इनको इकट्ठा करना है, इनको कोलेक्ट करना है और उसमें कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डाटा मांगा गया है वो आसानी से उपलब्ध है। खासतौर पे कि जितने भी बॉन्ड खरीदने वाले हैं उनका केवाईसी ऑलरेडी हो चुका है। इतना ही नहीं, 29 ब्रांचेस जो एसबीआई की हैं जो कि बॉन्ड की बिक्री करती है वो डाटा एसबीआई के हेडक्वार्टर में देती है। तो सारा डाटा आसानी से उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की एक्सटेंशन की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को सारा डाटा 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देना होगा और इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च तक अपनी ये वेबसाइट पर डाटा पब्लिश करना होगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एसबीआई के सीएमडी है उसको इनका कंप्लायंस का हलफनामा भी देना पड़ेगा। उनको कंटेम्प्ट का नोटिस पर भी रखा है। अगर एसबीआई ऐसा नहीं करता है तो उनके ना जानकारी नहीं देने पर उनके ऊपर केस भी चलाया जा सकता है। तो अब एसबीआई को कल तक ये सारा इलेक्टोरल बॉन्ड का जितना भी डाटा है वो इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराना होगा। जी असीम, शुक्रिया। तो 30 जून तक का वक्त मांगा था लेकिन अब कोर्ट ने कल यानी कि 12 मार्च को ही से जमा करने के आदेश दिए। इधर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को झटका लगने को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र की जीत बताया है। एक्स पर अपने पोस्ट में खड़गे ने लिखा है कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन देन की कलई खुलने की यह पहली सीढ़ी है। अब भी देश को यह पता नहीं चलेगा कि भाजपा के चुनिंदा पूंजीपति चंदाधारक किस के लिए मोदी सरकार को चंदा देते थे, किस किस काम के लिए। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को उचित निर्देश देने चाहिए।
इधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे पता लगेगा कि मोदी सरकार ने किसके साथ लेन देन किया है। देश के लोकतंत्र के लिए विक्ट्री है, एक एक वोटर के लिए विक्ट्री है। हमारा ये जानने का हक है कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया और उसके बदले में उस कंपनी को क्या मिला। जाहिर सी बात है कि रूलिंग पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसे भी लिए हैं और रूलिंग पार्टी ने सबसे ज्यादा क्विड प्रो को में कुछ न कुछ उपकार भी किए उन कंपनीज पर। तो ये जानने का हक तो हम सबको है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर क्या करेगा एसबीआई और सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में कहां फंसा है पेच। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर बॉन्ड पर घमासान, सीट शेयरिंग नहीं आसान। अब बात करते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरों की। मुंबई के कोस्टल रोड फेज 1 का उद्घाटन आज हो गया। इसका नाम धर्मवीर संभाजी महाराज कोस्टल रोड रखा गया है। ये कोस्टल रोड वर्ली से मरीन ड्राइव को जोड़ेगी। मुंबई के लोग इस रोड का इस्तेमाल कल यानी 12 मार्च से कर पाएंगे। 10 किलोमीटर की इस रोड के जरिए सफर का समय 40 मिनट से घटकर महज 10 मिनट रह जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उत्तर प्रदेश और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन बेस्ट की इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर किया। इसी कोस्टल रोड का हिस्सा है भारत की पहली अंडर सी टनल। बता दें कि 10 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में करीब 2.7 किलोमीटर की टनल रोड बनाई गई है और 2.7 किलोमीटर की टनल में करीब 900 मीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से गुजर रहा है। 1 किलोमीटर का हिस्सा मालाबार हिल के नीचे से गुजरता है। इस टनल के अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक रफ्तार स्पीड लिमिट इसमें रखी गई है। एंट्री और बाहर निकलते समय अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। आपको बता दें कि इस रोड पर सफर करने के लिए कोई टोल नहीं लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बाद अब कोस्टल रोड मुंबई की जनता के लिए एक सौगात बनकर सामने आया है। कोस्टल रोड का उद्घाटन हो चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने कोस्टल रोड का उद्घाटन कर दिया है। लेकिन इस कोस्टल रोड को पब्लिक के लिए मंगलवार यानी कि 12 मार्च से शुरू कर दिया जाएगा। इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम कोस्टल रोड के पहले फेज पे मौजूद है। ये जो पहला फेज है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और जो पहला फेज है वो वर्ली सी फेज से शुरू होकर मुंबई के मरीन ड्राइव पर खत्म होगा। अमूमन वर्ली सी फेज से वर्ली तक मरीन ड्राइव का जो रास्ता था वो तकरीबन 40 से 45 मिनट का हुआ करता था, लेकिन कोस्टल रोड के जो पहला फेज तैयार हो चुका है वो रास्ता महज 10 मिनट में आप तय कर सकते हैं। तो एक बड़ी राहत है मुंबई की जनता के लिए कि जहां पर वो 40 से 45 मिनट तक ट्रैफिक में फंसते थे, अब वो रास्ता महज 10 मिनट में कंप्लीट हो सकता है। पहला फेज जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। दूसरा फेज अगर मैं अपने कैमरामैन विनायक को बोलूं तो हाजी अली इंटरजंक्शन है जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरजंक्शन माना जाता है कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर ये इसको कनेक्ट किया गया है। दूसरा फेज जो है वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से शुरू होने के बाद सीधे बांद्रा वर्ली सी लिंक को कनेक्ट करेगा। दूसरा फेज बन रहा है अभी, उसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन जिस रफ्तार से दूसरे फेज को बनाया जा रहा है और तीसरे फेज को बनाया जा रहा है, माना जा रहा है कि कुछ ही सालों में ये पूरा जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। नॉर्थ मुंबई से साउथ मुंबई और साउथ मुंबई से नॉर्थ मुंबई तक ये जो सफर रहेगा वो मुंबई की जनता के लिए किसी सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि अमूमन नॉर्थ से साउथ आने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन कोस्टल रोड जब पूरा बन जाएगा ये सफर महज 35 से 40 मिनट में पूरा हो सकता है। भारत इज राइजिंग। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। इस साल राइजिंग भारत समिट में दुनिया की एक महाशक्ति बनते भारत पर सुनिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च। चलिए अब इन खबरों के बाद बात कर लेते हैं आज के बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 617 गिराव 73,503 पर टिका
तो 161 अंक गिरकर निफ्टी 22,333 पर बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल समझाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं सेक्टर वाइज या शेयर वाइज पूछूं तो क्या हाल रहा? थोड़ा प्रेशर रहा आज और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर प्रेशर कहीं ज़्यादा देखने को मिला। तो पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स को देख लेते हैं। फार्मा आज थोड़ा फ्लेवर में था, तो अपोलो हॉस्पिटल 2.5% ऊपर, नेस्ले 2% ऊपर, SBI लाइफ 1.5% ऊपर और सिप्ला करीब 1.5% की खरीदारी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। बिक्वालिटी टाटा समूह में टाटा कंज्यूमर 3.5% नीचे, पावर ग्रिड 2.5% नीचे, बजाज ऑटो 2.5% नीचे और टाटा स्टील करीब 2.5% बिक्वाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गॉडफ्रे फिलिप्स 11% ऊपर, नारायण हेल्थ 8%, KEC 7% और NLC इंडिया करीब 6.5% तेजी यहां पर थी। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में JM फाइनेंशियल लगातार बिकवाली में 10% नीचे, कैप्री ग्लोबल 8% नीचे, IIFL फाइनेंस 7% नीचे और अवंती फीड करीब 7% के आसपास बिकवाली यहां पर है। PSU बैंक्स में प्रेशर था, तो यूको बैंक 4.5% नीचे, IOB 3.5% नीचे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 3.5% नीचे और PNB पंजाब एंड सिंध बैंक करीब 2.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ज्यादा सेल ऑफ था, मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। जी सुमित, शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी पर चिंता जाहिर की है। निवेशकों को सावधान करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप में बबल जैसी स्थिति बन रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि SME IPO पर भी सेबी की नजर है। There are pockets of froth. Navneet, that was the phrase you liked, you preferred. Segments or sections of froth in the market. So, some people call it a bubble, some may call it froth. The question is, it may not be appropriate to allow that bubble to keep building, because if it keeps building, then when it bursts, because a bubble will burst, by definition bubbles burst. So when they burst, they impact the investors adversely. That's not a good thing. So yes, that is also true. But are there others where the valuation parameters seem to be off the charts and not supported, by fundamentals at all, and completely appearing to be, as regulators like to call it, irrational exuberance? While the desire of the regulator was to be facilitated and to have a listing environment which is not as, I would say, as well regulated as the main board, because small and medium enterprises find it hard to comply with many of those requirements. The objective was appropriate. Are there some entities which are perhaps misusing that facilitative framework? We have received feedback that that is the case. I think as a first step, we are clear that some more disclosure in terms of risk factors. So for investors to understand that the SME segment is different from the main board, the regulations are different, the disclosures are different, and therefore the nature of the risk is different. I think it's important for SEBI to underline that in terms of disclosures to the investors. रिन्यूएबल एनर्जी में 2030 तक ज्यादा निवेश की जरूरत पड़ेगी। रिन्यूएबल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भूपिंदर सिंह भल्ला ने कहा कि रिन्यूएबल में फाइनेंसिंग के लिए IRDA का फाइनेंस बेस बढ़ाना होगा। भूपिंदर सिंह भल्ला से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय ने। 2030 तक जो टारगेट है उसके हिसाब से कितनी इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारा टोटल जो अनुमान है, जिसमें हम FD जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर चाहिए है खर्चा, इन्वेस्टमेंट चाहिए है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए है, इसके अलावा ट्रांसमिशन में चाहिए। 3 बड़े मैं कहूँगा सेक्टर्स जो रिन्यूएबल एनर्जी के इसमें हमारा ये अनुमान है कि इसके लिए पूरे के लिए करीबन 23 लाख से 25 लाख करोड़ की 23 लाख से 25 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है। इस 25 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन में फंडिंग की बात करें तो IRDA चूँकि आपकी अपनी फंडिंग एजेंसी अब बहुत अच्छे से काम भी कर रही है, उससे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना फंड उनका कुछ टारगेट रखा है? हमने तो अभी तक उनका कितनी आएगी एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी उनकी जो लोन बुक है करीबन 50,000 करोड़ की, क्योंकि ये छोटी NBFC है। एक और बात है ना, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन REC वो बड़े हैं, IRDA छोटा है, अच्छा काम किया है लेकिन छोटा है। अब इस छोटे को हमने बड़ा करना है,
तो उसका उसके क्या प्लान है? फॉर एग्जांपल हमने कैपिटल इक्विटी इन्फ्यूजन किया, हमने इक्विटी दिया उनको 1500 करोड़ 22-23 में। अब उसको बाद इन्होंने इस बार अभी आईपीओ किया है। इसमें एक सवाल मेरा ये बनता है, जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि जितनी तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और इस सेगमेंट को फाइनेंस करने वाली एकमात्र, मतलब कह सकते हैं सिर्फ इसी सेगमेंट को फाइनेंस करने वाली एजेंसी है तो IRD है। तो इसके बिजनेस को, पोर्टफोलियो को बढ़ाया जाए, तो आप नोडल मिनिस्ट्री होने के नाते क्या कुछ प्लान कर रहे हैं कि इनके फंड रेजिंग के बेस को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज कर सके? NPA का एक कंसर्न रहा है जिसको कम किया जा सके। मेरे ख्याल पिछले 3 या 4 वर्ष में उनका जो था, जो काम कर रहे थे उसका डबल ऑलरेडी हो गया। तो इसलिए ऐसी हम उसकी स्पीड हम बनाए रखेंगे। इनके जो भी सोर्सेज होंगे, जिस तरीके से लोएस्ट कॉस्ट पे फंडिंग मिल सकती है वो ट्राई करते रहेंगे। कुछ कोशिश चल रही है इस बारे में? नहीं, वो कंपनी इस कॉर्पोरेट एंटिटी है, NBFC है, उनका अब लिस्टेड हैं, तो वो हर चीज़ का तो मूल्यांकन चलता रहता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो इस पर करता रहता है, तो वो तो काम चलता रहेगा। जिससे कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेस वो चलती रहेगी। नए उसमें सोर्सेज ढूंढे जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो फिर देखेंगे कैसे और कैपिटल हमने इसमें डालना है। लेकिन अभी तो उनको जो कैपिटल अभी उनके पास है उसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपके लिए कुछ जरूरी खबरें। कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होंगे। अब कुछ और खबरें आपको बताते हैं। गर्मी की दस्तक से पहले एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनियों ने बाजार में नए मॉडल्स लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। इस बार कंपनियों का फोकस एनर्जी एफिशिएंसी और डिजाइनर लुक वाले प्रोडक्ट्स पर ज्यादा है। इस साल भीषण गर्मी पड़ने के अनुमान से गोदरेज, ब्लू स्टार और हायर जैसी कंपनियों को 20 से 25% ज्यादा बिक्री की उम्मीद है। उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में हर साल रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी की वजह से एयर कंडीशनर्स अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गए हैं। इस साल भी मौसम विभाग ने भीषण गर्मी की संभावना जताई है। यही वजह है कि गर्मी नजदीक आते ही नए लुक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस एयर कंडीशनर बाजार में उतरने लग गए हैं। गोदरेज अप्लायंसेस ने समर सीजन के लिए खास नेचर इंस्पायर्ड और वुडन फिनिश लुक के एयर कंडीशनर्स को बाजार में लॉन्च किया है। थिंक मेड थॉटफुल की ब्रांडिंग के साथ गोदरेज ने ये रेंज प्रीमियम कैटेगरी में लॉन्च की है। एयर कंडीशनर की नई कलेक्शन के साथ कंपनी प्रीमियम सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। 100% ग्रोथ रहा है इस साल और ये कंटिन्यू अगले साल भी हमें मिलेगा, बिकॉज हमने अभी नया काफ़ी रेंज दे चुके हैं और बाकी प्रोडक्ट्स में भी रेफ्रिजरेटर में काफ़ी हाई एंड हमने दिए। तो हमारा जो फोकस रहा है और फोकस रहेगा वो ये प्रीमियमाइजेशन भी रहेगा, बिकॉज ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड वहीं पे है ज़्यादा। इस साल भी बाजार में एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर्स का दबदबा देखने को मिल सकता है, यानी ऐसे एयर कंडीशनर जो कंज्यूमर की जेब पर ज़्यादा भारी ना पड़े। हायर जैसी कंपनी आने वाली गर्मियों के लिए 5 स्टार रेटिंग या फिर एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस कर रही है। कस्टमर न हाईली एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो 2 महीने का ही ट्रेंड में ऑलरेडी वी आर सीइंग इट। अब गर्मी जैसे बढ़ते जाएगा ऑब्वियसली कस्टमर वही वो एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशन खरीदने में ही प्लान करेंगे। कंपनियों के मुताबिक पिछले 2 से 3 सालों से स्प्लिट एसी का ट्रेंड ज्यादा देखने को मिल रहा है। औसतन सबसे ज्यादा डिमांड 1.5 से 2 टन कैटेगरी वाले एयर कंडीशनर्स में है। इसलिए अपने समर लाइनअप में भी कंपनियां इस सेगमेंट में फोकस करती दिखाई दे सकती हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में आपके लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे एयर कंडीशनर्स की, लेकिन आज कंज्यूमर अड्डा में बात होगी वाटर प्यूरीफायर्स की, जो कि अब हर घर की ज़रूरत है। लेकिन किस जगह पर कैसे प्यूरीफायर की ज़रूरत है, उसके मेंटेनेंस का सही तरीका क्या है, ये ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं। तो इसी पर आज थोड़ी बातचीत। वाटर प्यूरीफायर प्योर नहीं सर्विस, आज का कंज्यूमर अड्डा 557 पर ज़रूर जुड़िएगा।